हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको एक फास्ट रिवीजन कराऊंगी किसका, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आपका चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो चलिए, बायोटेक के एप्लीकेशंस में आपको क्या करना है। वैसे तो मैं इसका एक बिल्कुल डिटेल वीडियो आपके लिए बना चुकी हूँ। तो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन आपके सिलेबस में मेजर 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। पहला एप्लीकेशन है आपका इन एग्रीकल्चर, सेकेंड इन द फील्ड ऑफ व्हाट, मेडिकल में इसका क्या एप्लीकेशन है, मेडिसिन में स्पेसिफिकली। और थर्ड एप्लीकेशन है दिस इज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। तो और इससे पहले आपको एक छोटा सा आपके बुक में 3 पॉइंट दिए हैं कि बायोटेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन व्हाट डिफरेंट वेज। ये आपके 3 पॉइंट हैं, आप इनको याद करना कि बायोटेक्नोलॉजी में आपको बेस्ट कैटलिस्ट बनाना है। यू हैव टू क्रिएट अ बेस्ट सुटेबल एम्बिएंट एंड ऑल्सो द डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसेस। 3 मैंने आपको बताया, टू प्रिपेयर अ बेस्ट कैटलिस्ट, बेस्ट सुटेबल एम्बिएंट एंड डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसेस। चलिए, अब ये 3 फील्ड हमारे इम्पॉर्टेंट, और मैं इसके डिवीजन करके आपको बताती हूँ कि इसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीजें हैं। तो एग्रीकल्चर में आपको कौन कौन से टॉपिक हैं, ये मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ जिसको कि आपको याद करना है। सबसे पहले पढ़ना है कि वाई GM crop, why should we go for GM crop, that is genetically modified crop, पहला। सेकेंड है एप्लीकेशन में पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ये है आपका दिस इज मेकिंग पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। और इसमें एक आपको एग्जाम्पल पढ़ना है बीटी प्लांट्स का, और एक आपको पढ़ना है TI प्लाज्मिड जिसमें आप यूज करेंगे एग्रोबैक्टीरियम, और यहाँ पे हमको यूज करना है एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस आप यहाँ पे यूज करेंगे, और इसमें मैं भी आपको इसका एक वर्कआउट करके बताती हूँ। ठीक है, दोनों पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है, बीटी प्लांट एंड प्लांट बाय यूजिंग व्हाट, एग्रोबैक्टीरियम। मेडिसिन में आपका 2 टॉपिक हैं पढ़ने के लिए, रादर 3 आप कह सकते हैं। एक आपको पढ़ना है इंसुलिन इज 1, बी आपको पढ़ना है जीन थेरेपी, और एक आपको पढ़ना है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में आपके पास में एप्लीकेशंस हैं, एंड दीज आर ऑफ 5 डिफरेंट टाइप्स। और फिर आपको सिर्फ ये छोटा सा चैप्टर है, एक GEAC का फुल फॉर्म और बायोपायरेसी, बस इतना ही ये चैप्टर है। बहुत स्कोरिंग और इसका खूब सारा वेटेज। तो देखो, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक देखो, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, दिस इज इम्पोर्टेंट। वाई GM क्रॉप्स 2 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का। इनमें से एक टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट मान लो, 3 मार्क्स के टॉपिक्स है ये, और इसमें से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन। ऑल टुगेदर इस चैप्टर का वेटेज आपका 6 मार्क्स का है। तो एक 3-3-1 आप एक पैराग्राफ का क्वेश्चन भी इसमें से
सोच सकते हैं। तो देखो ये बहुत एक सॉलिड सा चैप्टर है। इसमें जो टॉपिक है वो आपके बहुत इजी हैं और छोटे छोटे प्रिसाइज टॉपिक हैं। बहुत ज्यादा रीजनिंग इस चैप्टर में आपकी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर हमारा कितने टाइप का बेस्ड होता है, फटाफट रिवीजन करना है हमें। ये है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप। एक होता है हमारा एग्रोकेमिकल बेस्ड, एग्रोकेमिकल बेस्ड। एग्रोकेमिकल बेस्ड में आप बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जिससे हमारी सॉइल केमिस्ट्री बहुत चेंज हो जाती है। फाइन। सेकेंड इज व्हाट, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में देयर इज नो यूज ऑफ केमिकल, यू कैन ऑल्सो यूज प्लांट्स ऑफ डिफरेंट हाइब्रिड स्पीशीज। और लेकिन इस सबसे भी सबसे ऊपर कौन है हमारा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। दिस इज व्हाट, जीएम क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जिसमें द क्रॉप विच हैज अ फॉरेन जीन। अब आपका एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई शुड वी यूज व्हाट, जीएम क्रॉप। जीएम क्रॉप हमें क्यों यूज करनी चाहिए। देखो जीएम क्रॉप में बिकॉज जीन आपने इंट्रोड्यूस करा है, दिस इज फार मच बेटर देन हाइब्रिडाइजेशन। देखो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में आप एक डिजायर्ड प्लांट लेंगे और दूसरे प्लांट से क्रॉस कराएंगे, बायोलॉजिकल रिजल्ट्स आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आपका आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। लेकिन जीएम क्रॉप में क्या है, हमारी एक आप एश्योर्ड है कि अगर आपने ये जीन ट्रांसफर करा तो आपको यू विल गेट अ रिजल्ट। तो द क्वेश्चन इज व्हाई जीएम क्रॉप, दिस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इसके देयर आर फ्यू पॉइंट्स, और ये पॉइंट आप बिल्कुल फटाफट इसको शॉर्ट करके याद करिए। तो जीएम क्रॉप्स जो हैं दे आर मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। अब एबायोटिक स्ट्रेस आपको पता है, टेम्परेचर हो गया, वाटर स्कैरिसिटी हो गई, सैलिनिटी हो गई, तो इससे क्या है, ज्यादा ये आपके टॉलरेंट है। सेकंड क्या है, दीज आर ऑल पेस्ट रेजिस्टेंस। पेस्ट के क्या है, रेजिस्टेंट होते हैं बिकॉज दे हैव अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ जीन प्रेजेंट इन देम। देन उसमें क्या है, देयर इज नॉट मच पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस। पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस जो हैं इसमें कम होते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है। एंड इसमें आप न्यूट्रिशनल क्वालिटी, दे हैव न्यूट्रिशनल क्वालिटी, इनकी जो है न्यूट्रिशनल क्वालिटी क्या होती है, बेटर होती है, और यू कैन से डिजायर्ड। आप अपनी पसंद का इसमें कोई भी जीन डाल सकते हैं, जैसे कि आपका राइस, गोल्डन राइस में आपने जीन डाल दिया काय के लिए, विटामिन के लिए, ठीक है। जैसे एटलस 66 है, इज अ वेराइटी ऑफ व्हाट, मेज, उसमें आपने स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए जीन इनकॉर्पोरेट कर दिया। सो यू कैन ऐड व्हाट, न्यूट्रिशनल क्वालिटी। एंड द नेक्स्ट दैट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एफिशिएंट मिनरल यूसेज। मिनरल्स को भी बहुत ही एफिशिएंटली, दिस इज एफिशिएंट मिनरल यूसेज। तो ये इसकी हमारी क्या है, व्हाई शुड वी हैव जीएम क्रॉप, और ये आपका एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है। चलिए अब आपको सेकंड क्या पढ़ना है, 2 आपके कोर्स में है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ये इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप 100% मान लीजिए कि एग्जाम में आपको आने वाला है। तो आपका है फर्स्ट इज बीटी प्लांट। बीटी
प्लांट विच आर पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ठीक है, अब इस पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के लिए क्या है, देखो दो है, मैं आपको दोनों लिख के बताती हूँ, दोनों की टेक्निक थोड़ी सी अलग अलग है। फर्स्ट इज बीटी प्लांट। अब ये बीटी प्लांट क्या है, बीटी प्लांट आर व्हाट, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। बीटी स्टैंड्स फॉर व्हाट, बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस। देखो बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस क्या है, एक बैक्टीरिया है जो कि नॉर्मली प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करता है। अब इसके जीन को क्या कर दिया हमने, मॉडिफाई कर दिया। यू कैन इंट्रोड्यूस अ जीन ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। तो बीटी प्लांट में क्या है, दिस इज बैसिलस thuringiensis इज अ बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया में आप क्या जीन इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, यू कैन इनकॉर्पोरेट अ जीन विच प्रोड्यूसेस, एक आपके इसमें एक जीन इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड बीटी टॉक्सिन जीन। इसको हम कहते हैं, दिस जीन इज कॉल्ड व्हाट इज, बीटी टॉक्सिन जीन। अब ये टॉक्सिन जीन, बीटी टॉक्सिन जीन, देखो आपने बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया में आपने एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करा जो कि एक तरीके का टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, बीटी टॉक्सिन जीन। ठीक है, अच्छा ये बीटी टॉक्सिन जीन जो है ये क्या करता है एक्चुअली, जब ये बैक्टीरिया प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करता है तो ये बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। मैं थोड़ा सा करेक्शन कर लूं, तो इससे प्लांट को यील्ड को बहुत लॉस हो जाता है। तो ये जो बीटी टॉक्सिन जीन है इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस्ड बाय अ स्पेसिफिक जीन विच इज कॉल्ड क्राई जीन। किससे रिप्लेस करते हैं इसको, हम क्राई जीन से रिप्लेस कर देते हैं। एंड दिस बैक्टीरिया बिकम्स व्हाट, विच बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, और ये जो जीन है, दिस जीन प्रोड्यूसेस क्राई प्रोटीन। ये क्या बनाता है, क्राई प्रोटीन बनाता है, बट दिस प्रोटीन इज व्हाट, प्रोटॉक्सिन, और जिसको आप क्या कहते हैं, प्रो एंजाइम। ठीक है, देखो बीटी टॉक्सिन जीन इज रिप्लेस्ड बाय द क्राई जीन विच प्रोड्यूस अ क्राई प्रोटीन, जिसको आप क्या कहते हैं, दिस विच इज अ प्रोटॉक्सिन। फाइन, और दिस इज इनकॉर्पोरेटेड, इसको कहाँ डाल देते हैं हम, इन अ प्लांट में आपने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया, आपने अलाउ कर दिया कि ये बैक्टीरिया प्लांट को इन्फेक्शन कॉज करे। अब जब इंसेक्ट्स इसको खाने आते हैं, डिफरेंट लार्वा, कॉटन बॉलवर्म के लार्वा, लेपिडोप्टेरा बटरफ्लाई के लार्वा, कॉर्न बोरर के लार्वा, तो क्या होता है कि देखो ये है आपका प्रोटॉक्सिन, ये ना तो प्लांट को नुकसान करता है ना दूसरे एनिमल को नुकसान करता है, लेकिन जब लार्वा इसको खाता है तो when this is eaten by insect larva, जब इंसेक्ट का लार्वा इसको खाएगा तो क्या होगा कि the pH of midgut of the इंसेक्ट के मिडगट की पीएच जो है इस टॉक्सिन को किसमें कन्वर्ट कर देती है, दिस प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट इनटू व्हाट, टॉक्सिन, एंड इट मेक्स स्मॉल पोर्स इन द epithelium of midgut, और मिडगट में की एपिथेलियम में क्या हो जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं, एंड दीज बिकॉज ऑफ दिस द आपके उसकी जो इंटेस्टाइन होगी उसमें क्या हो जाएगा, लाइसिस, इंटेस्टाइन विल ब्रेक डाउन, इट विल गेट लाइज्ड,
वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और जिससे which causes the death of the insect, and plant has become what, resistant to the pest. ठीक है, तो इस तरीके के प्लांट को हम क्या कहते हैं, बीटी प्लांट। एक बार में बहुत जल्दी, Bacillus thuringiensis बैक्टीरिया जिसका बीटी टॉक्सिन जीन is replaced by cryogene which produces cryoprotein, that is a crystal protein, और जो कि दूसरे प्लांट्स को, जो कि प्लांट को खुद और दूसरे इंसेक्ट को कोई हार्म नहीं पहुंचाती। लेकिन जब स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट के लार्वा इसको खाएंगे तो उनकी मिडगट की पीएच जो है प्रोटॉक्सिन को किसमें कन्वर्ट कर देगी, टॉक्सिन में, और जिससे कि मिडगट में क्या बन जाएंगे, पोर्स बन जाएंगे, और जो आपकी इंटेस्टाइन है उसमें छोटे छोटे पोर्स बन जाएंगे और इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। दिस इज हाउ द प्लांट इज सेव्ड फ्रॉम द पेस्ट। ठीक है, अब आपको इसमें एक तो आपने ये चीज याद करी, अब आपको दूसरी चीज क्या याद करनी है कि जो हमारे ये जो जीन्स हैं ये कितने टाइप के हैं। देखो आपको ये भी आना चाहिए, क्रायोजीन एंड क्रायोप्रोटीन। ठीक है, आपने मेरे पहले वीडियो में भी देखे होंगे ना। अब आपको क्या याद करने हैं कि क्रायोजीन इज नॉट ओनली ऑफ वन काइंड। थोड़ा सा आपको ये वाली पॉइंट याद करना है कि क्रायोजीन जो है आपके, कौन सा क्रायोजीन किसके लिए यूज होता है, ये लर्निंग का पार्ट है। अब देखो क्राय 1AC एंड क्राय 2AB, ये दोनों हैं, ये कौन से इंसेक्ट के लिए स्पेसिफिकली यूज होते हैं, कॉटन बॉलवर्म के लिए। दीज आर स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर कॉटन बॉलवर्म, used for cotton bollworm। then आपके लिए ये important question है, 1 मार्क का भी आता है। cry 1AB is used for to kill the insect called corn borer। ये आप हैशटैग करके important मार्क कर लो। ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था 3 मार्क्स का जो आपको आना चाहिए। फाइन, चलिए अब हम दूसरा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, विच इज कॉल्ड RNA इंटरफेरेंस। देखो टबैको प्लांट में ये आपको 1 मार्क का क्वेश्चन भी इसमें से अक्सर आ जाता है, और ये एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। टबैको प्लांट में क्या होता है आपको याद करना है, टबैको प्लांट की रूट में एक नेमेटोड राउंडवर्म जिसको आप कहते हैं मेलोडिगाइनी इनकॉग्निशिया, ये नाम आपको याद रखना है। नेमेटोड जिसको आप कहते हैं मेलोडिगाइनी, दिस इज, ये स्पेलिंग भी आप इसकी करेक्ट याद कर लेना, मेलोडिगाइनी इनकॉग्निशिया is a scientific name of the nematode। ये जो नेमेटोड है ये क्या करता है, प्लांट की रूट में क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, और जिससे प्लांट में क्या हो जाता है, देयर इज रिडक्शन इन द यील्ड, प्लांट की यील्ड जो है कम हो गई। अब हाउ टू प्रिवेंट दिस प्लांट फ्रॉम मेलोडिगाइनी इनकॉग्निशिया, यहाँ पे आपने नाम याद कर लिया, द पैथोजन दैट कॉजेज इन्फेक्शन टू द टबैको प्लांट इज मेलोडिगाइनी इनकॉग्निशिया। अब आपको क्या पढ़ना है कि ये कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है। एक्चुअली इन्फेक्शन कॉज करने के लिए क्या करेगा, ये नेमेटोड क्या बनाएगा आपका, दिस इज, यहां से मैं इसको थोड़ा सा और लिख देती हूँ आपके लिए, दिस नेचुरली इन्फेक्शन कॉज करने के लिए the gene of this, ये इसके जो genes हैं, this synthesize, that is DNA synthesizes what, mRNA, and mRNA produces what, protein, and
it causes the reduction in the yield. Reduction in yield. Yield में reduction cause करता है, ठीक है. Actually the main causes this protein. तो अब क्या है, through a bacterium called agrobacterium, किसकी हेल्प से, एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से, दिस इज agrobacterium, agrobacterium tumefaciens, it has which TI plasmid. इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है. TI प्लाज्मिड में TI इज रिमूव्ड, इसमें क्या रिमूव कर दिया, TI रिमूव कर दिया, ठीक है. एंड इन TI प्लाज्मिड, इन दिस नेमेटोड स्पेसिफिक जीन, इसमें नेमेटोड स्पेसिफिक जीन, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन is introduced. कौन सा जीन इंट्रोड्यूस करा, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन as replaced in what, in place of tumor inducing plasmid. अब इस एग्रोबैक्टीरियम को they allow to cause to enter into the tobacco plant. अब ये नेमेटोड स्पेसिफिक जीन क्या करता है, this nematode specific gene, it synthesizes two kind of what, RNA, ठीक है. ये क्या बनाता है, this nematode specific gene form what, sense and antisense RNA, and together they are complementary to each other, which is also called dsRNA. देखो RNA हमेशा क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, यहाँ पे RNA क्या है आपका, डबल स्टैंडर्ड RNA है. और ये जो आपका नेमेटोड स्पेसिफिक जीन, जिसने क्या बनाया आपका, सेंस एंड एंटीसेंस RNA, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मिलकर क्या बना दिया, dsRNA. dsRNA silence the effect of what, messenger RNA. ये मैसेंजर RNA के इफेक्ट को साइलेंस कर देगा, किसके, नेमेटोड के. एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड RNA इंटरफेरेंस. देखो, दिस इज कॉल्ड, दिस silence the effect of mRNA. किसके, mRNA के इफेक्ट को साइलेंस कर दिया. देखो इसमें मैंने कलर डिफरेंशिएशन करा, आप समझ गए. एंड दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, RNA इंटरफेरेंस. इसको हम कहते हैं RNA इंटरफेरेंस. दिस इज अ सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म इन यूकैरियोट्स, ठीक है. ये है हमारा, दिस इज कॉल्ड व्हाट इज RNA इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस कर दिया मतलब, इंटरफेयर कर दिया मतलब डिस्टर्ब कर दिया. देखो इसमें आपको क्या क्या याद करना है, एक तो नेम ऑफ द नेमेटोड, दूसरा एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens, TI plasmid was made transgenic by nematode specific gene which produces sense and antisense RNA. जिसने सेंस और एंटीसेंस RNA बनाए, दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, तो dsRNA बन गया. तो dsRNA साइलेंस द इफेक्ट ऑफ विच, व्हाट, द मैसेंजर RNA. और जो नेमेटोड का मैसेंजर RNA है वो फंक्शन नहीं कर सका, ठीक है. और यहाँ पे क्या हो गया, देयर इज अ रिडक्शन इन द यील्ड, सॉरी, तो क्या है कि प्रोटीन नहीं बनी और नेमेटोड का इफेक्ट प्लांट के ऊपर खत्म हो गया. जो यील्ड में रिडक्शन हो रहा था, दैट इज सेव्ड. सो दिस इज हाउ द प्लांट इज सेव्ड फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है. अभी आप समझ गए होंगे कि RNA इंटरफेरेंस क्या है, कि नेमेटोड के RNA को काम नहीं करने देंगे. और नेमेटोड के RNA को किसने
डिस्टर्ब कर दिया, इंटरफेयर कर दिया डबल स्टैंडर्ड आरएनए ने। किसके डबल स्टैंडर्ड आरएनए ने? जो हमने कहां से बनाया था? टीआई प्लाज्मिड से बनाया था। तो मैंने आपको एग्रीकल्चर पूरा बता दिया। एग्रीकल्चर में 3 टॉपिक, वाईजीएम क्रॉप, बीटी प्लांट एंड आरएनए इंटरफेरेंस। अब आता है आपका क्या? मेडिसिन। मेडिसिन में आपको पढ़ना है इंसुलिन सबसे पहला। और देखो ये जो स्टोरी है कि इंसुलिन कहाँ से पहले पढ़ते थे, अब कहाँ से आ गई, ये सब आपने बुक में पढ़ लिया है। तो मेडिसिन में सबसे पहले पढ़ना है आपको इंसुलिन। और एक आप जनरल सी बात जान लो कि इंसुलिन का कौन सिंथेसाइज करता है? पैनक्रियाटिक ग्लैंड में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की कौन सी सेल? बीटा सेल्स। ठीक है। अब आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आप जानो इंसुलिन का स्ट्रक्चर। देखो इंसुलिन जो है इज मेड अप ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड। इंसुलिन में 3 पॉलीपेप्टाइड हैं, पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी। और जो पेप्टाइड ए है, आपको ये भी थोड़ा सा याद कर लेना, पेप्टाइड ए हैज 30 अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड बी में 21 अमीनो एसिड प्रेजेंट है। ये मैंने क्या लिखी है, मैं इसको पूरा लिख देती हूँ, आप समझ जाओगे। दीज आर व्हाट? अमीनो एसिड्स। ठीक है, इतनी क्या है ये? दीज आर अमीनो, दिस इज अमीनो एसिड्स। ठीक है। अच्छा, अब सी पेप्टाइड क्या होता है? इन दोनों को ज्वाइन करता है, सी पेप्टाइड। एंड सी पेप्टाइड, दिस इज पेप्टाइड सी, इट हैज 33 अमीनो एसिड। ठीक है, पहली बात तो आपने ये याद कर लिया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रॉपर इंसुलिन। ये इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए इंसुलिन। अब बॉडी में जो इंसुलिन बनती है वो किस फॉर्म में बनती है? इन दिस स्ट्रक्चर। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट? द स्ट्रक्चर ऑफ प्रो इंसुलिन है। अब प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में बनाने के लिए हमारी बॉडी के पास में एक अपने आप इंटरनल मैकेनिज्म है, एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है जो आपको नहीं पढ़नी है। सी पेप्टाइड को हटा देते हैं। ठीक है, और दिस इज, जैसे ही एक्चुअली इनके बीच में क्या होता है? सल्फाइड, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। तो सी पेप्टाइड इज रिमूव्ड। तो सी पेप्टाइड जब रिमूव हो जाती है तो दिस इज इंसुलिन ए, इंसुलिन बी, और इनके बीच में क्या बन गया है? व्हाट इज प्रेजेंट? ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, एंड दिस बिकम्स व्हाट? इंसुलिन। अब आप समझ गए होंगे कि इंसुलिन और प्रो इंसुलिन में क्या डिफरेंस है। हमारी बॉडी में प्रो इंसुलिन बनती है जो कि इंसुलिन में अपने आप कन्वर्ट हो जाती है। अब हाउ दिस वाज मेड थ्रू बायोटेक्नोलॉजिकली। आपको जल्दी से याद करना है कि व्हेन ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन जो है सिंथेटिकली वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू ई कोली बैक्टीरिया, तो ई कोली बैक्टीरिया में क्या प्रोड्यूस हुई? प्रो इंसुलिन प्रोड्यूस हो गई। बट इट वॉज अ वेरी डॉन्टिंग टास्क, वेरी मुश्किल काम कि प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कैसे कन्वर्ट करें। दिस वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। तो क्योंकि अब आपको अच्छे से याद करना है कि प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स दे डोंट हैव अ स्पेसिफिक एंजाइम टू कन्वर्ट प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन। आपको याद करना है कि जो ई कोली बैक्टीरिया है, ई कोली बैक्टीरिया में प्रो इंसुलिन जो है वो इंसुलिन में कन्वर्ट नहीं हो सकती क्योंकि देयर इज नो सच एंजाइम। उसके पास में ऐसा कोई एंजाइम नहीं है। सो दिस वॉज अ वेरी डॉन्टिंग टास्क। सबसे बड़ी प्रॉब्लम साइंटिस्ट के आगे यही आ गई कि अब क्या करें। तो आपको ये डेट भी लर्न करनी है
कि एक एली लिली नाम की कंपनी ने 1983 में, सो ये आपने नोट कर लिया होगा कि दिस वाज कि इंसुलिन जो है प्रो इंसुलिन जो है इंसुलिन में बैक्टीरियल सेल के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती क्योंकि उसके अंदर एंजाइम नहीं है। देन व्हाट वाज डन, हाउ द इंसुलिन वाज मेड, इंसुलिन को कैसे बनाया गया। तो 1983 में एली लिली कंपनी, ये याद रखना है, इन्होंने क्या करे, आर्टिफिशियल ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन वर मेड। ठीक है, तो उन्होंने एक जीन ऐसा सिंथेसाइज करा जो इंसुलिन, जो पेप्टाइड ए बनाता है, और एक दूसरा जीन सिंथेसाइज करा जो कि क्या बनाता है, these both are gene which produces the insulin, the polypeptide B, और इनको अलग अलग सेल में प्लाज्मिड के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। ठीक है, अलग अलग सेल में, ठीक है, both the bacterial cell, these genes were separately introduced। अब हमें सेपरेटली क्या मिल गई, पेप्टाइड, आपको क्या मिल गया यहाँ से, पेप्टाइड ए, दिस इज पेप्टाइड बी, और ये पेप्टाइड बी और ए को अलग से उन्होंने क्या कर लिया, ले लिया, and both of them were joined by means of disulfide bond, और इसको बना दिया, and this is how directly उन्होंने क्या सिंथेसाइज कर दी, इंसुलिन सिंथेसाइज कर दी। तो आपको इस टॉपिक में जरूरी बात क्या है, सबसे पहले इंसुलिन सिक्रीट होती है पैनक्रियाटिक ग्लैंड से, इंसुलिन बॉडी के अंदर प्रो इंसुलिन की फॉर्म में सिंथेसाइज होती है, जिसमें 3 पॉलीपेप्टाइड हैं, ए बी सी, सी दोनों को ज्वाइन करता है, यानी नंबर ऑफ अमीनो एसिड। यूकैरियोट में एक नेचुरल मैकेनिज्म है, एंजाइम है, जिसकी वजह से प्रो इंसुलिन इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है क्योंकि बैक्टीरिया के पास एंजाइम नहीं है। अब क्या करा, एली लिली नाम की कंपनी ने आर्टिफिशियल ह्यूमन जीन सिंथेसाइज करे, जिनको हम ह्यूमुलिन भी कहते हैं। उन्होंने पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी के लिए जीन सिंथेसाइज करे, प्लाज्मिड में इनकॉर्पोरेट करके बैक्टीरियल सेल में इकोली में इंट्रोड्यूस करा, और सेपरेटली दे ऑब्टेन पेप्टाइड ए एंड पेप्टाइड बी, फिर उनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, और इंसुलिन इज नाउ अवेलेबल very conveniently. Fine, this is all regarding what, production of insulin। देखो ये इंसुलिन का टॉपिक आपका क्या है, important। Now this is gene therapy is a second application of biotechnology। Gene therapy, as a name indicate, this is what, gene therapy। जीन थेरेपी में क्या है कि करेक्शन ऑफ डिफेक्टिव जीन बाय मींस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। कहने में ये बहुत आसान है, बट दिस इज एक्चुअली नॉट वेरी इजी, और अभी तक इसकी 100% सक्सेस भी नहीं है। ठीक है, तो आपको याद करना है, ये जो मैं लिख रही हूँ आप याद करना। इन 1990 में 4-year गर्ल who was suffering with a disease called ADA. This is a 4-year-old girl who was suffering with a disease called ADA, adenosine deaminase deficiency. Right? This ADA stands for, this is adenosine deaminase, it is an enzyme, इसकी डेफिशिएंसी उसकी बॉडी में थी। Why this is required, ये इसका फुल फॉर्म है, this enzyme is required, ये क्यों चाहिए, required for the functioning of immune system,
इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए टी एंड बी सेल्स की फंक्शनिंग के लिए दिस टी और बी लिम्फोसाइट की फंक्शनिंग के लिए दिस एंजाइम इज रिक्वायर्ड। दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, क्योंकि ये एंजाइम है। आप अच्छे से ध्यान से सुन लो, ये क्या है? एंजाइम। एंड यू ऑल नो एंजाइम्स क्या हैं? हमारे प्रोटीन हैं, और प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय व्हाट? mRNA. Proteins are synthesized by mRNA, और mRNA get information through the DNA, और इसके DNA में क्या हो गया? डिफेक्ट हो गया। That part of the DNA was defected, so it is which disorder? कौन सा डिसऑर्डर है? यहाँ पे क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया उसको। And this disease is also known as SCID. SCID stands for Severe Combined Immunodeficiency Syndrome. तो उसका immune system has stopped functioning, because you all know T and B cells are related with what? Immune system से related है। ठीक है, चलिए, तो अब क्या हुआ कि the two possible cure were applied to this. इसके हमारे दो पॉसिबल क्योर हैं। वन इज एंजाइम थेरेपी। एंजाइम थेरेपी, एंजाइम थेरेपी में दिस इज एंजाइम ट्रीटमेंट या एंजाइम थेरेपी। एंजाइम थेरेपी में डायरेक्टली आपको कौन सा एंजाइम दे दिया? एडिनोसाइन डीएमिनेज। बट वेरी frequently you have to give enzyme. Second is what? Gene therapy. This is gene therapy. Gene therapy में क्या है कि defective gene was corrected artificially and then incorporated into the body. इसमें क्या करा? देखो, इसके लिए दो अप्रोच हैं। एक तो एंजाइम खिला दिया, और दूसरा जीन को क्या करा? करेक्ट करा। तो जीन थेरेपी में ये क्या है? और एंजाइम क्या देते हैं? एंजाइम थेरेपी क्या करते हैं? इंट्रावेनस, वेन्स में एंजाइम दे दिया। एंजाइम थेरेपी जो है इज व्हाट? गिवन इंट्रावेनस। इंट्रावेनस मीन्स इन द वेन्स व्हाट इज गिवन? द एंजाइम इज गिवन बाय इंजेक्शन। Now you have to learn what the gene therapy is. Gene therapy में this is gene therapy. ठीक है, तो gene therapy में what was done कि जो lymphocytes हैं, these are lymphocytes. You all know lymphocytes are what? WBC. WBC were taken out from the bone marrow. बोन मैरो में से WBC को निकाला। फ्रॉम बोन मैरो एंड बाय यूजिंग रेट्रोवायरस की हेल्प से इसमें कौन सा जीन इनकॉर्पोरेट करा? नॉर्मल फंक्शनिंग जीन। बाय यूजिंग रेट्रोवायरस इसमें क्या करा? द डिफेक्टिव जीन इज रिप्लेस्ड। डिफेक्टिव जीन इज रिप्लेस्ड किसकी हेल्प से? रेट्रोवायरस की हेल्प से। ठीक है, जो करेक्टिव वो जीन जो क्या बनाता है? आपका एडिनोसाइन डीएमिनेज। और फिर ये हमारे बन गए WBC। ये वाले WBC को क्या करा? कल्चर करा। आफ्टर कल्चर करने के बाद में इसको क्या करा? इन्फ्यूजन कर दिया। इन्फ्यूजन इन बोन मैरो में इसका क्या कर दिया? इन्फ्यूजन कर दिया। बोन मैरो में इसको डाल दिया। ठीक है, जब इसको बोन मैरो में डाल दिया तो बोन मैरो जो है इसका पीरियोडिक इन्फ्यूजन इन द बोन मैरो। और इस थेरेपी को हम क्या कहते हैं?
जीन थेरेपी। और लेकिन दोनों जो थेरेपी हैं ये हमारी क्या है, इज नॉट अ परमानेंट क्योर, क्योंकि एंजाइम भी आपको हमेशा देना है और WBC जो आपने कल्चर करी है विद करेक्ट जीन, you have to infuse in the body, in the bone marrow after each 15 days. The reason, because the lifespan of WBC is only for 2 weeks. So 2 हफ्ते का उसका टाइम है, तो आपको पीरियोडिक इन्फ्यूजन करना है. सो बोथ ऑफ देम इज नॉट अ परमानेंट क्योर. लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर बहुत अर्ली स्टेज में ये थेरेपी कर लेंगे तो this could be I should say, this could be a permanent cure. तो जीन थेरेपी में आपको सिर्फ क्या पढ़ना है कि this is a replacement of correct gene in place of defective. और इसका एक एग्जाम्पल आपके बुक में है, सिर्फ एडिनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी. फाइन, बस. अब आपका मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में बच्चों आपको 3 नाम याद करने हैं. कौन सा 3 नाम याद करने हैं? ये बहुत इजी है. मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कि आप अगर एक्सरे कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आपको बहुत देर से पता चलेगा कि कौन से डिजीज है. तो डिजीज के होने से पहले ही आपको जो है, जब तक सिम्टम नहीं आएंगे तब आपको डिजीज पता नहीं चलेगी. तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है. इसके 3 हमारे पास मेथड है. 1 इज PCR, सेकेंड इज व्हाट, ELISA, and third is by using DNA probes. PCR आपको पता है आजकल इतना ज्यादा चल रहा है. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कोविड के लिए देखो हर कोई RT-PCR टेस्ट कराता है. तो आपको याद क्या करना है कि कौन कौन से डिजीज इस PCR से होती हैं, जो आपके NCERT में लिखी हुई हैं, वो उनको आप लर्न कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, ELISA का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. दिस इज व्हाट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. ये क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. ये जो टेस्ट है आपको याद करना है. दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. ये लाइन आपको याद रखना है. इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ दिस इज एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरैक्शन. ये किस बात के ऊपर डिपेंड करती है? एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरैक्शन के ऊपर. और जितने भी आपके एड्स के टेस्ट हैं, देखो जो नाम आपकी बुक में लिखे हैं वो आप याद कर लेना कि इससे आप कौन कौन से टेस्ट ये कर सकते हैं. जैसे कि आपका HIV का टेस्ट जो होता है ELISA होता है. ठीक है. और आपका कैंसर का टेस्ट हो गया, PCR रिएक्शन से करते हैं. यू हैव टू लर्न कि ये रिएक्शन जो है, ये जो हमारी टेस्ट हैं, ये अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करती हैं. ठीक है. तो और फिर आया आपका DNA प्रॉब्स. DNA प्रॉब्स में क्या होता है? प्रॉब्स आपको पता है कि आर्टिफिशियली लेबल्ड DNA सेगमेंट्स होते हैं. ठीक है. DNA सेगमेंट्स जो कि जिसमें रेडियो एक्टिविटी होती है. तो जो हमारे नॉर्मल DNA है उसके तो सब कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएंगे, लेकिन जो आपका एबनॉर्मल DNA है उसका कॉम्प्लीमेंट्री DNA नहीं मिलता. सो DNA probes also helps in what, finding out the diseases. ठीक है. तो देखो नॉर्मल DNA प्लस कॉम्प्लीमेंट्री DNA क्या करते हैं हम? एक नॉर्मल DNA प्लस DNA प्रॉब्स आपको क्या पता है क्या होते हैं? ये कॉम्प्लीमेंट्री DNA होते हैं. ठीक है. ये मिलके क्या बना देते हैं? हाइब्रिड DNA. जैसा कि आपने
उसमें पढ़ा था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। लेकिन जो एबनॉर्मल डीएनए है, एबनॉर्मल डीएनए विल, इसका यही प्रिंसिपल है, विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री, इसके पास में जो एबनॉर्मल डीएनए है विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इससे हमको क्या पता चलता है कि म्यूटेशन, यू कैन फाइंड आउट म्यूटेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कि कहाँ पे म्यूटेशन है, क्योंकि हर नॉर्मल का तो एक प्रॉब्स होगा, लेकिन जो एबनॉर्मल है उसका प्रॉब नहीं होगा। तो ये 3 नाम आपको याद करने हैं, पीसीआर, एलाइजा एंड डीएनए प्रॉब्स। क्या पढ़ा आपने? देखो, आपको याद करना है पीसीआर रिएक्शन, आप कोविड का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, एलाइजा के लिए स्पेसिफिकली HIV टेस्ट है, डीएनए प्रॉब्स, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन कैन बी सीन। और आपको ये देखो, आपकी बुक में लिखा है कि जो डीएनए प्रॉब्स हैं वो नॉर्मल डीएनए के लिए तो होंगे, लेकिन जो डिफेक्टिव डीएनए है उसके कोई प्रॉब्स नहीं होंगे। अब आपको एक बहुत इजी सी चीज पढ़नी है, दैट इज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आपकी बुक में 5 एप्लीकेशन लिखे हैं, और ये 5 में देखो, बाकी तो आप कर सकते हो, लेकिन इसमें 2 इम्पॉर्टेंट नाम लिखे हैं जो आपको याद करने हैं। पहले तो मैं लिखती हूँ, दिस इज व्हाट ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, दिस इज, ये आपके आ गए ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम क्यों बनाते हैं? दैट इज GMOs, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स, जिसमें फॉरेन जीन प्रेजेंट हो। सबसे पहले हम इसलिए बनाते हैं टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी। किसी भी ऑर्गेनिज्म की हमने ह्यूमन के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम ह्यूमन जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल के उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये तो आप आराम से लिख सकते हैं, दिस इज वेरी सिंपल। सेकेंड है आपका टू स्टडी डिजीजेस। भाई अगर हमने कहा कि किसी को सिकल सेल एनीमिया हो गया, या कलर ब्लाइंडनेस हो गई, या थैलेसीमिया हो गया, तो ह्यूमन के जीन तो हम एकदम निकाल के ह्यूमन बीइंग में तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालते हैं, फिर स्टडी करते हैं कि क्या वजह है, किस वजह से ये, तो हम क्या करते हैं, मॉडल बनाते हैं टू स्टडी ह्यूमन डिजीजेस। फिर आपको पढ़ने हैं, दिस इज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, अब इस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में 2 नाम आपको बड़े इंपॉर्टेंट याद करने हैं। आप याद रखना, रोजी आपकी फ्रेंड भी हो सकती है। इसमें आपको पढ़ना है रोजी काउ में ह्यूमन जीन, आर्टिफिशियल ह्यूमन जीन इस तरह से इनकॉर्पोरेट करा कि द मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय दिस रोजी काउ कंटेन अल्फा, दिस कंटेन what? Alpha, this contain alpha lactalbumin. Lactalbumin, that is the same protein which is, lactalbumin should be the same word. This is lactalbumin, जो है is the same protein which is found in the milk of human female. So those children, those who did not get the mother's feed, can have the milk of what? Rosy cow. आपको एक ये चीज जरूर याद करनी है, ठीक है? दैट ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज the disease which occur because of excessive cigarette smoking
दैट इज कॉल्ड एम्फिसिमा। एम्फिसिमा जो है में एल्वियोली में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड बाय अ प्रोटीन कॉल्ड, दिस इज अल्फा 1 antitrypsin. This is for the treatment of what, emphysema, और जो आपकी emphysema है, this is for the treatment of emphysema is a lung disorder because of excess of cigarette smoking. These are two very important biological products which we can obtain from transgenic animal by introducing in them the human gene. ठीक है, ये दो नाम आप जरूर याद कर लेना। अगर इसमें ट्रांसजेनिक में क्वेश्चन आएगा तो ये दो नाम आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, एक रोजी काव और इसमें दिस इज अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन, और देखो दोनों आपके अल्फा हैं, एक आपका है अल्फा एंटीट्रिप्सिन और दूसरा क्या है, ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। आपकी बुक में इसका स्पेलिंग लिखा है ऐसे, अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। ठीक है, अच्छा, फिर आपका आया वैक्सीन सेफ्टी। देखो ये तो सब बच्चों को पता है कि वैक्सीन कब से हमारा तैयार हो रहा था, और लास्ट में आके जो है वैक्सीन सेफ्टी, अब हमारे पास कोविड का वैक्सीन आया है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वैक्सीन सेफ्टी। एंड द लास्ट ऑफ ऑल इज स्टडी ऑफ डिजीजेस, हमने कर लिया। ये है केमिकल सेफ्टी, दिस इज केमिकल सेफ्टी। फॉर केमिकल सेफ्टी, दिस इज केमिकल सेफ्टी। जो मेडिसिन बनाते हैं डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग के ऊपर यूज नहीं कर सकते, तो पहले क्या है, अ बैचेस ऑफ एनिमल्स आर मेड विद द ट्रांसजेनिक जीन्स विद द ह्यूमन जीन, और उनके ऊपर वैक्सीन लगा के दो, दिस इज नॉट वेरी गुड, लेकिन अपने बेनिफिट के लिए वी डू ऑल दिस। ठीक है, तो कोई भी मेडिसिन, कोई भी वैक्सीन पहले एनिमल ट्रायल एंड टेस्टिंग होती है। ये तो हमने पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब आपको सिर्फ दो डेफिनेशन पढ़नी है कि जितनी भी जेनेटिक रिसर्चेस हैं, दे हैव, उस सब किसी भी रिसर्च का, जो बायोलॉजिकल रिसर्च होती है, उसके रिजल्ट बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। इसलिए कोई भी रिसर्च करने से पहले यू हैव टू टेक एन अप्रूवल फ्रॉम अ कमिटी विच इज कॉल्ड GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। इसका फुल फॉर्म आपको लर्न करना है, और एक आपको टर्म याद करनी है विच इज कॉल्ड, व्हाट इज बायोपायरेसी। दिस इज बायोपायरेसी। बायोपायरेसी आपको पढ़नी है। बायोपायरेसी, देखो ये तो क्या है, एक कमिटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, फ्रॉम वेयर यू हैव टू टेक ऑथराइजेशन कि माय रिसर्च इज फाइन, दिस इज गोइंग टू बी दिस प्रेडिक्टेबल रिजल्ट। ठीक है, और बायोपायरेसी में क्या है, it is a process, it is a phenomena where multinational companies या many organization, they make use of your research without giving proper what compensation in terms of money, and they use your material, that is called piracy. तो दो डेफिनेशन आपको याद कर लेना। वैसे बच्चों बायो वॉर भी आप याद करना। बायो वॉर आपने देखा है, पेंडेमिक इज नथिंग बट अ बायो वॉर, जब एक ऑर्गेनिज्म एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चला गया एंड हैज स्प्रेडेड सो मच ऑफ द डिजीज, दैट इज बायो वॉर। तो मैंने आपको पूरा चैप्टर वन शॉर्ट रिविजन में करा दिया। डोंट फॉरगेट टू लाइक and share with your friends, and wait for my other video. I'll try to give you the revision for all the chapters which are left over.
Thank you. I hope you are preparing nicely.